आवेशों पर हमने बहुत गहन अध्ययन किया है, डीप स्टडी किया है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 बेस्ड होगा बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ पर, कुछ छोटे छोटे टर्म्स पर जो कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो छोटे छोटे प्रश्नों से स्टार्ट करता हूं और जो आज के हमारे क्लास का टारगेट होगा बहुत ध्यान से समझिएगा। हम परावैद्युतांक के बारे में बात करेंगे, क्लास से पहले ही समझ लो। आज हम लोग परावैद्युतांक के बारे में समझेंगे कि ये परावैद्युतांक क्या होता है और फिर किसी माध्यम में बल क्या होता है। किसी भी माध्यम की उपस्थिति में बल क्या होता है, ये दो टॉपिक आज के हमारे क्लास का बेसिक लेक्चर होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, याद रखिएगा। आपको ये लिख लेना चाहिए, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, तो मात्रकों में अगर मैं बात करूं एसआई पद्धति में मात्रक, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, तो एसआई पद्धति में मात्रक होता है दैट इज कूलाम। याद रखिएगा, कूलाम एसआई पद्धति। और जो आता है प्रश्न वो ये पूछता है कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा। बच्चा यहीं पे गलती करता है। तो सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है ये बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है। लिख लीजिएगा, स्टैट कूलाम। क्या होता है? स्टैट कूलाम। स्टैट कूलाम ये एसआई मात्रक होता है, स्टैट कूलॉम्ब, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इस पर बेसिक डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे कि ईएसयू एंड ईएमयू भी इसके मात्रक होते हैं। सीजीएस पद्धति के ही मात्रक की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएस पद्धति के ही मात्रक की बात कर रहा हूँ। ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, एज वेल एज ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये दोनों आवेश के सीजीएस पद्धति में मात्रक होते हैं। ये कहानी आपको याद रखना है। छोटा सा सवाल मैंने बस बता दिया, बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आवेश का मात्रक ही बच्चे को नहीं पता होता है। एसआई मात्रक होता है कूलाम, और आप इसको एमकेएस में भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो कूलाम है ना, ये एमकेएस में भी होता है, सेम ही है, मतलब अलग नहीं है। वैसे तो हम प्रीफर करते हैं एसआई में, लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप इसको एमकेएस भी कह सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नोट करके एक लाइन आप लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम होता है। ये लाइन लिख लीजिएगा, ज़बरदस्त रिलेशन है। इस रिलेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 कूलॉम्ब इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम। 1 कूलॉम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलॉम्ब होता है। और आपको एक बात बताएं, जो स्टैट कूलॉम्ब होता है, ये स्टैट कूलॉम्ब बिल्कुल समतुल्य होता है ईएसयू के। ये नोट करके मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। बच्चों को नहीं मालूम होता है, वो मैं बेसिक टर्म क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। आवेश का कोई आपसे मात्रक पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक, तो एसआई मात्रक होता है कूलॉम्ब, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। और एमकेएस मात्रक पूछे तो भी कूलॉम्ब, कोई डाउट नहीं। डाउट उठता है सिर्फ और सिर्फ इस सीजीएस सिस्टम में। तो सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है स्टैट कूलॉम्ब, ईएसयू या फिर ईएमयू। और मैं अब दूसरा नोट आपको लिख के दिखा रहा हूं कि यही लाइन जो 1 कूलॉम है, ये इक्वल होता है 3 इंटू 10⁹ और स्टैट कूलॉम की जगह हम लिख देंगे ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। क्योंकि लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 ESU इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलॉम। 1 स्टैट कूलॉम। तो ये लॉजिक बस इतना आप याद कर लीजिए, आपको ज़बरदस्त वाली फिजिक्स मौजा पॉइंट क्लियर।
आवेश का मात्रक मैंने इसीलिए डिस्कशन कर लिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, ये कहानी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। ESU और स्टैट कूलॉम में कोई अंतर नहीं है, देख लो, देख लो, 1 ESU इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलॉम, कोई अंतर नहीं है। लेकिन EMU और ESU में अंतर है, EMU एंड ESU में अंतर है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि आज की हमारी क्लास है। कल के क्लास में हमने पढ़ाया था कि फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू स्मॉल के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ाया था, जिसको हम लोग नाम देते हैं निर्वात में बल, जिसको हम लोग नाम देते हैं निर्वात में बल। हाँ सर, कोई डाउट नहीं है। सेम एज इट इज एज विल एज, आज हम डिस्कशन करेंगे किसी माध्यम में बल, तो सिर्फ लिख लीजिएगा, अभी के लिए मैं डिस्कशन जस्ट करने वाला हूं। किसी माध्यम में जो बल होता है, किसी माध्यम में, किसी मीडियम में, किसी माध्यम में जो बल होता है, इसका फॉर्मूला होता है F ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बस अभी आपको लिखना है, क्योंकि जस्ट आज के क्लास में डिस्कस हो जाएगा। केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं। वैक्यूम में होता है फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और माध्यम में बल होता है F ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल k है, ये कैपिटल K है। और आप ये भी पढ़े हैं, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाला फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, वो बात सेम ही है। तो ये फार्मूला रट लो, ये फार्मूला रट लो, इसी को कहते हैं माध्यम में बल। और अब मैं कहानी को कोरिलेट करने चल रहा हूं, तो चलिए अब आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। अब इसको इरेज कर दे, मैंने लिख दिया बस, बहुत है, बाकी तो समझा ले जाऊंगा ही। बहुत छोटा सा आसान क्वेश्चन है, जो कि आपसे ही रख रहा हूं। परावैद्युतांक क्या होता है? कोई आपसे बोले कि परावैद्युतांक क्या होता है, जरा बताइए। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक क्या होता है? इट मीन्स, इसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपकी अगली थियरी है, अगले हेडिंग का पार्ट है, ये आपकी अगली थियरी चल रही है। तो देखो समझना, परावैद्युतांक ट्रिकी वे में समझाऊंगा, कम शब्दों में, जबरदस्त पढ़ो। परावैद्युतांक ये फिजिक्स का टर्म है। परावैद्युतांक किसका टर्म है? फिजिक्स का टर्म है। पहली चीज ये आप याद रखो अपने दिमाग में, परावैद्युतांक किसका टर्म है? फिजिक्स का टर्म है, फिजिक्स का। अब परावैद्युतांक को सबसे आसान वे में समझना है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, परावैद्युतांक का मतलब होता है सिंपली माध्यम के कण, बस इतना ही, माध्यम के कण। मैं कुछ अपने मन से पॉइंट लिखवा रहा हूं, यही आप समझते चलिए। जो माध्यम का कण होता है, हम उसी को नाम दे देते हैं परावैद्युतांक। क्या ये 100% सही है? नहीं, बस समझाने के लिए। दूसरा, वातावरण में उपस्थित, बहुत ध्यान समझिएगा, वातावरण में उपस्थित, वातावरण में उपस्थित कणों के बीच
वातावरण में उपस्थित कणों के बीच उनकी उनकी सघनता कॉमा विरलता कॉमा कणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाला प्रदर्शित करने वाला गुण प्रॉपर्टी क्या होती है? परावैद्युता। ये मैं बस जेन्युइनली समझा रहा हूँ। जिस बच्चे को ये लाइन थोड़ी सी फील हो गई ना, उसको लाइफ टाइम फिजिक्स में कभी भी माध्यम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्हाट इज मीडियम, इसको ये जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो परावैद्युतांक को बस साधारण तरीके से समझो, माध्यम का कण है, बस हमारे आसपास मौजूद कणों की उपस्थिति को बताना परावैद्युतांक है, कुछ और नहीं है। लेकिन और डेप्थ में चले तो वातावरण में उपस्थित कणों के बीच उनकी सघनता का क्या मतलब था कि कण ज़्यादा पास पास हैं कि ज़्यादा दूर दूर हैं, उनकी सघनता को बताना। विरलता का मतलब भी होता है वही कणों की मौजूदगी। विरलता का मतलब होता है जब कण दूर दूर हो, सघनता का मतलब वो डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा है। और दूसरा मैंने बोला उनके कणों की स्थिति कैसी है। कणों की स्थिति मतलब कण हैं कैसे, कुल मिला के कण की मौजूदगी कैसी है, कण खुद में कैसा है। लेकिन अब बात करते हैं टू द पॉइंट परिभाषा की। तो परावैद्युतांक वो होता है, ध्यान समझिएगा अब इसके परिभाषा जो एग्जैक्टली सही है किताबी लैंग्वेज, वो था जेन्युइन लैंग्वेज समझाने के लिए, वो साधारण लैंग्वेज था। परिभाषा कहती है ऐसा माध्यम, लिखते चलेगा परिभाषा साथ में, ऐसा माध्यम जहां विद्युत बल का मान ऐसा माध्यम, कॉमा लगा देना, ऐसा माध्यम जहां विद्युत बल का मान स्वतः घट जाता है। विद्युत बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। उसको क्या कहेंगे? परावैद्युतांक। नोट डाउन कर लीजिएगा। अ मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अ मीडियम, अ सराउंडिंग विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ऐसा माध्यम, ऐसा कण, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोई ऐसा निकाय जहाँ पर यदि दो आवेश रखे जाएं तो विद्युत बल का मान कम हो जाए। देखो बहुत ध्यान से समझना, परिभाषा पर मैं बात कर रहा हूँ। परावैद्युतांक की पहली परिभाषा मेन तो आपको ये लिखना ही है कि ऐसा माध्यम जहाँ विद्युत बल का मान स्वतः घट जाए। और जस्ट आफ्टर दिस मैं सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेकंड डेफिनेशन कि कोई ऐसा निकाय समझ लो, ऐसा निकाय जहां विद्युत बल का मान स्वतः घट जाए। ठीक, तो ऐसा निकाय जहां दो आवेशों के बीच, ऐसा निकाय जहां दो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान, दो आवेशों के बीच विद्युत बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है या कम हो जाता है। घट जाए या मान उसका कम हो जाता है। ठीक,
तो उम्मीद करता हूँ ये दो बेसिक डेफिनेशन आप याद रखेंगे। कुछ बातें क्लियर करने के लिए, परावैद्युतांक का सीधा सा साधारण मतलब है एक तरह से या तो माध्यम के कण या कणों की व्यवस्था। दूसरा चीज, वातावरण में उपस्थित कणों के बीच उनकी सघनता। सघनता मतलब कण हैं कैसे, डेंस हैं कि रेयर हैं, दूर दूर हैं, क्या हैं, उनके डेंसिटी को जो डिफाइन करे दैट इज परावैद्युतांक। तो ये दो डेफिनेशन तो बेसिक है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसको अब हटा दो। अब कोई आपसे परिभाषा पूछे कि परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, परावैद्युतांक को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो यदि परावैद्युतांक को परिभाषित करना है तो परिभाषा नंबर 1 आप बताएंगे, ऐसा माध्यम जहां विद्युत बल का मान स्वतः घट जाता है उसे परावैद्युतांक कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जहां दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसका मान कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। परावैद्युतांक तक में हमने ये जाना जो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मतलब अगर हम बात करें परावैद्युतांक में, तो परावैद्युतांक का मतलब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसकी बेसिक दो डेफिनेशन है, ठीक है। परावैद्युतांक क्या बोलोगे परावैद्युतांक में, बिल्कुल सीधी सी कहानी आपको बता देना है कि पहली बेसिक परिभाषा, ऐसा माध्यम, ऐसा माध्यम जहां विद्युत बल का मान, ऐसा माध्यम जहां विद्युत बल का मान स्वतः घट जाता है या स्वतः कम हो जाए, स्वतः कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। और इसी का दूसरा डेफिनेशन आप क्या कहोगे कि ऐसा निकाय या ऐसा माध्यम, ऐसा निकाय, निकाय का मतलब मैं सिस्टम थोड़ा सा हायर लेवल पर ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। ऐसा निकाय जहाँ जहाँ हम दो आवेशों को रखें, जहाँ हम दो आवेशों को, जहाँ हम दो आवेशों को यदि रखें तो उनके बीच, तो उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला विद्युत बल, कौन सा बल, विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल घट जाता है, घट जाता है। वो भी किसकी डेफिनेशन है, परावैद्युतांक की। तो ये दो परिभाषा आप याद रखिएगा, ठीक है। ये मूल परिभाषा है, फंडामेंटल। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो परिभाषा वहाँ पर बनाएंगे। तो इसका ये टॉपिक मैं पूरा कंप्लीटली समाप्त करना चाह रहा हूँ। परावैद्युतांक को हम लोग कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, बहुत क्लियर याद रखिएगा, परावैद्युतांक को कैपिटल के से, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, धातुओं के लिए जो k का मान होता है वो इनफाइनाइट होता है, पहली चीज याद रखिएगा। धातुओं के लिए, कोई भी मेटल हो, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, धातुओं के लिए k का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, पहला फैक्ट याद रखिएगा। कुचालकों के लिए, इंसुलेटर के लिए, कुचालक, कुचालक की अगर मैं बात करूं तो कुचालक के लिए k ग्रेटर देन 1 होता है, याद रखिएगा, k ग्रेटर देन 1 से बड़ा। उदाहरण के तौर पे मोम, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, ये सब आपके क्या हैं, इंसुलेटर हैं जिसमें करंट नहीं आता है। तो उदाहरण याद रखिएगा ये दो बातें। इसके बाद स्पष्ट डेफिनेशन में आपको बता दूं तो k का आगे एक परिभाषा आएगा, k इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम, ठीक, ये आगे डेफिनेशन आएगा, ठीक।
तो एफ ऑफ वी डिवाइड बाई एफ के, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। और एक डेफिनेशन इसकी और निकल करके आगे आएगी, दैट इज के इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट अपॉन एप्साइलन। ये लैंग्वेज भी आपको आगे सीखने को मिलेगा। बस अब हम स्टार्ट करते हैं। परावैद्युतांक में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या क्या बता दिया, सारी कहानी इतना डेप्थ में बता दिया। सिर्फ परावैद्युतांक की कहानी मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। परावैद्युतांक का मतलब साधारणतः ऐसे समझो कि ये माध्यम है और कुछ नहीं है, माध्यम है। माध्यम के कणों की विशेषता क्या है, परावैद्युतांक। लेकिन फिजिक्स में ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हमें परिभाषा लिखना होगा। तो आप परिभाषा में बताओगे कि कोई भी ऐसा माध्यम, कोई भी ऐसा निकाय जहाँ पर विद्युत बल का मान कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए, तो ये परावैद्युतांक की कहानी क्लियर हो गई। तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि किसी माध्यम में लगने वाला बल कैसा होता है, किसी माध्यम में लगने वाले बल का मान कैसे निकालते हैं या कैसे होता है। चलिए, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और ये टॉपिक हमारा तभी कंटिन्यू हो पाएगा जब हम प्रीवियस क्लास को रिकॉल करें। तो आपको याद होगा कि हमने कूलाम का नियम आपको पढ़ाया था। कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में आपको फॉर्मूला निकल के आया था आपके लिए, फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, यहाँ पर Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला निर्वात के लिए होता है जब माध्यम ना हो। जो आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, ये निर्वात के लिए होता है, निर्वात के लिए, ठीक। और निर्वात का मतलब होता है कि मीडियम में कोई ना हो। जैसे उदाहरण के तौर पे ये देखिए, माना ये आपका Q1 चार्ज है, माना ये Q2 चार्ज है। बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है। और यहाँ कोई माध्यम नहीं है, जिसको हम लोग निर्वात कहते हैं, जिसको हम लोग निर्वात कहते हैं। ये हमने पढ़ा दिया है। आज का हमारा जो टॉपिक एट दिस सडन मोमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है किसी माध्यम में लगने वाला बल। बहुत ध्यान समझिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। ये हेडिंग है आपका, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। ये आपकी हेडिंग है, लगा लीजिए हेडिंग, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल। क्या होगी इसकी कहानी, चलिए। माना दो बिंदु आवेश जो कि Q1 तथा Q2 हैं, जैसे हमने पढ़ा है, ये दो बिंदु आवेश हैं। बस मैंने बड़ा जानबूझ के बनाया है ताकि आपको समझा ले जाऊं। बीच की दूरी है r, जैसे सिस्टम हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, वही है, ठीक। ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं भैया, इसमें मत भूल जाइएगा, पॉइंट चार्ज हैं दोनों के दोनों, ठीक है। स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक मतलब स्थिर चार्ज है, स्टैटिक, स्टैटिक चार्ज भी है। तो रूल कहता है कि यहाँ पर हम क्या भर देंगे, माध्यम। अब देखो, माध्यम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में माध्यम का मतलब है परावैद्युतांक। अभी हमने पढ़ाया, जस्ट अभी पढ़ाया हमने, बोला, इसीलिए मैं परावैद्युतांक पहले पढ़ा दिया ताकि बच्चे को माध्यम का मतलब समझ में आ जाए। फिजिक्स के इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में माध्यम का मतलब होता है परावैद्युतांक। तो ये देखो, मैं वाइट चॉक से भर दे रहा हूँ आवेशों के बीच
परावैद्युतांक। ये जो व्हाइट चौक में चला रहा हूँ इसका मतलब है आसपास क्या है, परावैद्युतांक है, मतलब मैंने मीडियम रख दिया, मैंने माध्यम रख दिया। ये जो व्हाइट चौक है ये किस बात को बता रहा है, परावैद्युतांक को। इट मीन्स अब जो हमारा आवेश रखा गया है इसके आसपास कौन है, परावैद्युतांक है। इसके आसपास कौन है, परावैद्युतांक है। माध्यम के आसपास कौन है, परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, माध्यम। तो ये है कहानी। और इस शर्त में पता है फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ी कहानी के साथ समझेंगे। एक कहानी आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि विदाउट कहानी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अब एक कहानी हम सुनाते हैं आपको। देखो, अगर ये टॉपिक आपको सीखना है तो जो मैं कहानी, जो स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप इसी को याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम के 365 दिन तक आपको चीज़ें याद रह जाएंगे। क्या है वो कहानी, बहुत बारीकी से सुनते हैं। चलिए, एक मैं घटना उठाता हूँ, एक कोइंसिडेंस उठाता हूँ जो कि आपके वर्तमान लाइफ में घटी बिल्कुल होगी, जिससे आप वाकिफ परिचय जरूर होंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। मान लो आप जहाँ भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिस भी माध्यम से आप हमारे इस कंटेंट को देख पा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है कि कभी न कभी आप अपने घरों में या अपने किसी जगह घूमते टाइम ऐसा आप पाते होंगे कि जब आपके आसपास कोई नहीं होता है, कोई नहीं होने का मतलब ना आपको कोई रोकने वाला हो, ना आपको कोई टोकने वाला हो। इट मीन्स जब आपके मम्मी पापा नहीं होते या भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, जो आपको बांध करके रखते हैं या जो आपके हित को जानना चाहते हैं, अगर वो नहीं रहते हैं, यदि आपके आसपास माता पिता ना रहें, तो आप कितनी बदमाशी करते हो, कितना आपको अच्छा लगता है, कितना आपको आज़ादी मिलती है। ऐसा है कि नहीं, ज़रा सोचिएगा। ये मैं क्यों कहानी को इंसिडेंस कर रहा हूँ, बस समझिएगा टॉपिक को समझाने के लिए। जब आपके आसपास कोई रोकने वाला नहीं होता है, जब आपके आसपास बाउंडेशन करने वाला कोई नहीं होता है, तो आप अपना खुल करके स्वतंत्र आज़ादी से अपनी बदमाशी को देते हैं। बदमाशी मतलब शरारत करते हैं। जब आपके आसपास कोई नहीं होता है तो आप खुल करके अपनी बदमाशियां देते हैं, मतलब खुल करके शरारत करते हैं। सही बात है कि नहीं? तो सेम एज इट इज सोचो, ये जो कूलाम का नियम था, जो हम पढ़ाए थे कूलाम का नियम, यहाँ पर निर्वात है, निर्वात, वायु नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, निर्वात। तो कूलाम का नियम जो पढ़ते हो, ये फॉर्मूला तब के लिए वैलिड है जब आस पास रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब कि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी परावैद्युतांक नहीं है। लेकिन इसी की दूसरी कहानी, माध्यम में उपस्थित विद्युत बल, यहाँ पर जो दो आवेश है इसके आसपास कोई रोक रहा है, बाउंडेशन लगा रहा है, बाउंड्री है, कुछ ऐसा भर दिया गया है इन दो आवेशों के आसपास, कुछ ऐसा भर दिया गया है, ऐसा कर दिया गया है कि ये आज़ाद नहीं है। जैसे परावैद्युतांक का मतलब क्या है, इनके आसपास की आज़ादी को रोकने के लिए कोई ना कोई बैठा है। जैसे वही मम्मी पापा जब तुम्हारे साथ रहते हैं, वही भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी जब आपके साथ रहते हैं, तो तुम कोई गलती करते हो तो दुई झापड़ लगा देते हैं। कुछ बदमाशी करोगे तुरंत सुना देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, डांट देंगे। ज़्यादा घूमने निकलोगे तब रोकेंगे, ज़्यादा खेलने जाओगे तो रोकेंगे, नहीं पढ़ोगे तो रोकेंगे। मतलब कुल मिला के तुम्हारी आज़ादी छीन लेते हैं, तुम्हारी स्वतंत्रता कम कर देते हैं। ये कहानी आपको इस बात को याद दिलाएगी कि कोई भी माध्यम, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कहानी आपको एक बात याद दिलाएगी कि किसी माध्यम में जो बल होता है ना, बहुत ध्यान समझिएगा, किसी माध्यम में बल, किसी माध्यम में जो बल होता है, निर्वात में लगने वाले बल का, क्लियर कॉन्सेप्ट देखिएगा, किसी माध्यम में बल, निर्वात में लगने वाले बल का, निर्वात में लगने वाले बल का के गुना कम हो जाता है। के गुना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इट मीन्स
उस माध्यम के अकॉर्डिंग ही तो आपकी आज़ादी छिन जाती है, मतलब कम हो गई तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी आज़ादी क्या हो गई, कम हो गई। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, किसी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का k गुना कम हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके माता पिता आपकी आज़ादी को थोड़ा सा दबा देते हैं, बाउंडेशन कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, सेम एज इट इज़ ये परावैद्युतांक भी कुछ करता नहीं है, बस विद्युत बल का मान क्या करता है, घटा देता है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एफ के का मतलब होता है परावैद्युतांक की उपस्थिति में बल, एफ के एफ का मतलब फोर्स, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक। तो फोर्स ऑफ के इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई कैपिटल के। यही शब्द मैंने लिखा है, यही शब्द मैंने हिंदी में लिखा है। क्या लिखा है हमने कि किसी माध्यम में बल, दैट इज एफ के, हिंदी में समझना, किसी माध्यम में बल मतलब एफ के, ये बराबर होता है निर्वात में लगने वाले बल, दैट इज दिस, निर्वात में लगने वाले बल दैट इज दिस का k गुना कम, k गुना कम। तो k गुना कम का मतलब होता है भाग देना, k गुना कम का मतलब होता है भाग देना। जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं तो कम डिजिट मिलता है, भाग देने पर कम डिजिट, तो आंसर इसका ये हो गया। और यही परिभाषा मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो आप इसको लिखोगे कैसे, नोट डाउन कैसे करोगे, सुन लेना, सुन लो, मैं बोल दे रहा हूँ। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान किसी माध्यम की उपस्थिति में k गुना घट जाता है। क्या मैंने बोला, जब दो बिंदु आवेशों के बीच किसी माध्यम को रख देते हैं तो विद्युत बल का मान k गुना घट जाता है। यही कहानी है, इससे रिलेटेड मैं ढेर सारी परिभाषाएं ऑलरेडी लिख चुका हूं और ऑलरेडी मैं बोल भी रहा हूं। कुल मिला के कि दो बिंदु आवेशों के बीच यदि परावैद्युतांक रख दिया जाए तो इस शर्त में विद्युत बल का मान k गुना घट जाता है, हमेशा k गुना घट जाएगा, यही बोलोगे। और वही टर्म मैंने लिखा है। तो आइए यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फार्मूला हेल्पफुल है। आइए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। इन कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इस लैंग्वेज से एक परिभाषा बनती है, आइए उस परिभाषा को समझते हैं। इससे एक परिभाषा बनेगी, क्या है वो परिभाषा, निर्वात में लगने वाले बल, बहुत ध्यान समझिएगा, निर्वात में लगने वाले बल, निर्वात में लगने वाले बल, कॉमा, ये जो FV है इसका मतलब है निर्वात में लगने वाले बल, तथा निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल, तथा माध्यम में लगने वाले बल, माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात, ये दोनों शब्द जो मैंने लिखा है का अनुपात, ये दोनों शब्द आपको लिखना है, का अनुपात क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। यही आपकी एक नई लैंग्वेज मिल के आ गई जो मैं थोड़ी देर पहले लिख चुका था। क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। बातें क्लियर हुई। कहने का मतलब ये खुद में एक परिभाषा है और नई परिभाषा है। क्या है वो नई परिभाषा, नई परिभाषा ये कहती है कि निर्वात में लगने वाले बल एफ ऑफ वैक्यूम, एफ ऑफ वैक्यूम का मतलब है निर्वात में लगने वाले बल। तो परिभाषा को लिखते चलिएगा, एफ ऑफ वी का मतलब होता है निर्वात में बल, एफ ऑफ वी का हिंदी मतलब क्या है, निर्वात में लगने वाला बल। ये कभी नहीं बदलेगा, निर्वात में बल, और बल कौन सा, विद्युत बल, कभी नहीं बदलेगा। और एफ ऑफ के का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ के का मतलब होता है माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में
विद्युत बल माध्यम में विद्युत बल कहो, या फिर एफ के को और क्या कहोगे, परावैद्युतांक में लगने वाला बल, या परावैद्युतांक में लगने वाला बल, परावैद्युतांक में लगने वाला बल, और क्या कहोगे, और भी कुछ कह पाएंगे क्या? जरा सोच रहा हूँ लैंग्वेज। माध्यम में विद्युत बल, परावैद्युतांक में लगने वाला बल, बस सही है, इतना ही सब पर्याप्त है। चलिए 2 लैंग्वेज ही पर्याप्त है। तो यहाँ से मैंने एक नई परिभाषा बनाई, बहुत ध्यान समझिएगा। परावैद्युतांक और माध्यम में लगने वाला बल दोनों एक तरह से समतुल्य टॉपिक है, बस लिखना और समझना अच्छे से आना चाहिए। तो मैं टू द पॉइंट बिल्कुल लाइन से लिखवाते चल रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए परावैद्युतांक क्या है। तो ये जो लैंग्वेज आई है ना, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? अगर आपसे हेडिंग पूछे कि किसी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले विद्युत बल की तुलना करो, तो आप ये चित्र बनाओगे, परावैद्युतांक बताओगे, फिर ये लाइन लिखोगे, किसी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात में लगने वाले बल का k गुना कम हो जाता है। ये तो मस्ट है हिंदी, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं इसको। 100% आपको ऐसे ही लिखना होगा, सेम टू सेम। किसी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला विद्युत बल कैसे परिभाषित करोगे? 2 ठो आवेश बनाओगे, बीच में परावैद्युतांक भरोगे, फिर बताओगे कि किसी माध्यम में बल निर्वात में लगने वाले बल का k गुना कम हो जाता है, और इसके नीचे ये वाली लैंग्वेज बनाओगे सटीक वे में, और फिर एक बार लिखोगे। क्या लिखोगे? इसी लैंग्वेज को फिर से लिखोगे, निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाला बल का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। तो ये देखो निर्वात में लगने वाला बल मतलब Fv, और ये क्या है? Fk, माध्यम में लगने वाला बल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? K कहते हैं, K। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? इन दोनों के अनुपात को हम लोग K कहते हैं। मतलब Fv डिवाइड बाई Fk इज इक्वल टू K हम कहते हैं। और ये दाएं बाएं करोगे तो वही चीज़ है, K को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो यही चीज़ तो बनेगा। एकदम जेन्युइन समझो, एकदम साधारण तौर से समझो, बिल्कुल साधारण तरीके से समझो। क्या समझना है? वैक्यूम का नाम है निर्वात में बल, K का मतलब है माध्यम में बल। तो हम लिख सकते हैं ना, स्मॉल k इज इक्वल टू एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ ऑफ k। क्या दिक्कत है इसमें? बताओ जरा, इसमें क्या दिक्कत है? दाएं बाएं ही तो किया हमने, k को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो क्या ये नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। और जब इसको लिख सकते हो तो यही तुम्हारा सवाल बनता है। ये 1 नंबर का परिभाषा है, ये 1 नंबर की परिभाषा है जो अति लघुत्तरी प्रश्न में आता है। ये परिभाषा है, ये खुद में एक परिभाषा है, ये खुद में एक परिभाषा है भाई, ये खुद में एक परिभाषा है। क्या बोलोगे इसकी परिभाषा? यही चीज़, निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है, ये इसकी परिभाषा है। ये सारी चीज़ें मैं सेटल्ड वे में दे दूंगा, नोट्स, परेशान मत होइए, लेकिन आप अपने से लाइन टू लाइन लिखते जाएंगे तो ज़्यादा आसानी आपको बरतना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये आपके लिए। वीडियो देखते चलो, साथ ही में कलम चलाते रहा करो, ये नहीं कि बस वीडियो सुने पड़े हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए, अब अगला टॉपिक इसी से कोरिलेट, मतलब परावैद्युतांक की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हम इसको मिला करके पूरा ख़त्म करेंगे, तब हम खुद ही बता देंगे कि आज का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। चलिए कुछ नए पड़ाव की तरफ, कुछ नई कहानी आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। क्या है वो नई कहानी? बेसिकली हमने जस्ट अभी पढ़ लिया, लिखते चलिएगा साथ में। फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हमने पढ़ लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो हम पढ़ चुके हैं, निर्वात में बल। और अभी हमने पढ़ाया एफ ऑफ के, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक की उपस्थिति में, तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू होता है, एफ ऑफ के इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई के। जस्ट अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, यह है क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। और एफ के क्या कहता है? एफ के जो है वो ये है कि माध्यम में लगने वाला बल। एफ के क्या है? माध्यम में लगने वाला बल।
माध्यम में लगने वाला बल है। ये कौन है? Fk है, Fk। और ये क्या है? ये Fk आपका परावैद्युतांक की उपस्थिति में बल है। परावैद्युतांक की उपस्थिति में बल, परावैद्युतांक की उपस्थिति में बल। ये कौन है? परावैद्युतांक की उपस्थिति में बल। अब जरा एक बात बताना, क्या हम वैक्यूम की जगह इक्वेशन रख सकते हैं ऊपर वाला? देखो एफ ऑफ के अपनी जगह है, इज इक्वल टू, वैक्यूम की जगह ऊपर वाला फॉर्मूला रखो तो यही तो बनेगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू Q2 ये अपनी जगह है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई कि नहीं? जरा देखो ऊपर वाली वैल्यू, और इस पूरे संख्या को भाग दे दो किससे? कैपिटल के से। तो ये टर्म हम अगेन रीराइट कर सकते हैं। क्या क्या रीराइट कर सकते हैं? एफ ऑफ के का जो फॉर्मूला आएगा, इसको हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं, सेटलमेंट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बगल में के आ जाएगा, ये क्वांटिटी नीचे आएगी तो के कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ। और ये पूरा फॉर्मूला अगेन आपका बन जाएगा Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा? देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? डिवाइड में के है ही है, ठीक, ये के हमारा चला ही आ रहा है। और जब इसको हम थोड़ा सेटलमेंट करेंगे तो ये Q1 नीचे आ जाएगा इंटू Q2, और डिवाइड हम कर देंगे किससे? के से। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये जो नया फॉर्मूला बन गया, बहुत क्लियर से समझिएगा, ये जो नया फॉर्मूला बन गया इसी को हम नाम देते हैं माध्यम में बल। और ये नया फॉर्मूला क्या है? माध्यम में बल, माध्यम में बल। और माध्यम में बल का डिटेल्ड फॉर्मूला आ गया, एफ के इज इक्वल टू, डिटेल फॉर्मूला आ चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के एज वेल एज Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आ चुका है, और इसको नोट कर लीजिएगा। जो थोड़ी देर पहले हम डेरिवेशन पढ़ रहे थे, किसी माध्यम के उपस्थिति में लगने वाले बल, उसका सेम एज इट इज़ ये रहा फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला। यही हमें फ्रेंड्स प्रूव्ड करना था। और यहाँ पे आप अपने डेरिवेशन को अब रोक दीजिएगा, मतलब इतनी बातें आपको लिखना है कॉपी में एज वेल एज लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 बताओ, इक्वेशन नंबर 2 हिंदी में परिभाषित करो, फिर डिवाइड वगैरह करो, ये सब आंसर आपका सही तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नई कहानी बताने चल रहा हूँ। यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है इस फॉर्मूले के बाद से। जब आप किसी माध्यम में बल पढ़ते हो तो यहाँ से एक न्यू स्टोरी स्टार्ट होती है। क्या है वो नई कहानी? आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे आपका चीज़ें लॉजिकली समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब एक नई कहानी आ रही है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो है ये टर्म, ये टर्म। जब भी कभी फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट इंटू के एक साथ आए, टर्म याद रखना, जब भी कभी एप्सिलॉन नॉट इंटू के आए, इसको हटा करके हम एक नया सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ एप्सिलॉन। ये भी एक नई कहानी है, तो इस चीज़ को इरेज करता हूँ, फिर आगे इस कहानी को भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर है, बिल्कुल लास्ट में टॉपिक पर चल रहे हैं हम लोग कि किसी माध्यम में लगने वाले बल को कैसे डिफाइन किया जाता है बेसिकली। अब इसमें क्या हमें समझना रहेगा, ये वाला जो हमने टर्म लिखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन का नाम है निर्वात की विद्युतशीलता, लिख लीजिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन नॉट का नाम है, जहाँ के तुम्हारा परावैद्युतांक है। के क्या है? परावैद्युतांक।
और ये एप्साइलन जो है, सिर्फ और सिर्फ एप्साइलन, इसको कहते हैं परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता। परावैद्युतांक, इसको हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक की विद्युतशीलता। पराविद्युतांक की विद्युतशीलता, ये नाम याद रखिएगा। ये नाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये नाम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि निर्वात की विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक का गुणनफल क्या कहलाता है? ये कहलाता है। बहुत ध्यान समझिए, ये नई स्टोरी कहाँ से आ गई, अभी लिखूंगा तो सारी चीज़ें आपको एज वेल एज ही नोट डाउन करना है। निर्वात की विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक का गुणनफल, गुणनफल क्या कहलाता है? परावैद्युतांक की विद्युतशीलता कहलाता है। तो इससे हमें ये समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया, क्या हम इस लैंग्वेज को ये लिख सकते हैं? देखिएगा, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, लिख सकते हैं क्या? K इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एक परिभाषा बन जाएगी, क्या बन जाएगी? परावैद्युतांक की विद्युतशीलता, यहाँ से एक परिभाषा और ये बिल्कुल आखिरी परिभाषा है। परावैद्युतांक की विद्युतशीलता, परावैद्युतांक की विद्युतशीलता, कॉमा निर्वात की विद्युतशीलता, कॉमा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कहलाता है। ये हमारी सारी डेफिनेशन यहाँ पर हुई समाप्त। मैंने 4 डेफिनेशन परावैद्युतांक का बनाया है, 4 डेफिनेशन। देखो कैसे, K इज इक्वल टू फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पहली डेफिनेशन, ठीक है। जस्ट अभी आया K इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, जस्ट अभी, ये दूसरी परिभाषा। और 2 परिभाषा हिंदी में लिखे थे, क्या लिखे थे? कि ऐसा माध्यम जहां विद्युत बल का मान स्वतः घट जाता है, या ऐसा निकाय जिनके बीच 2 आवेशों को रखें तो विद्युत बल का मान घट जाता है, उसे क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। यही चारों परिभाषाएं आपको याद करके रखना था, यही चारों परिभाषाएं आपको याद करके रखना था। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया है, फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये हमने पढ़ा दिया है, ये हमने पढ़ा दिया है इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम, इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, इक्वेशन नंबर 1। और आप बताना कि अगर हम बात करें माध्यम में बल, तो F ऑफ K इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू K, लिख सकते हैं ना। और ऊपर तुम्हारा रहेगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। यही तो लिखोगे ना इक्वेशन नंबर 2, जो कि पढ़ा चुके हैं, जस्ट अभी पढ़ा चुके हैं। तो नीचे के एप्सिलॉन नॉट इंटू K आ जाएगा। और इसके बारे में भी हमने स्टोरी पढ़ लिया, इसकी भी स्टोरी हमने पढ़ लिया। तो यही फॉर्मूला F ऑफ K का, यही F ऑफ K का फॉर्मूला हम अगेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F ऑफ K का अगेन हम फॉर्मूला ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ K इज इक्वल टू, F ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई, सिर्फ और सिर्फ एप्साइलन, सिर्फ और सिर्फ एप्साइलन Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यही हमारा इक्वेशन 2 अगेन लिखा जा सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो एप्साइलन नॉट इंटू K है, ये देखो, ये एप्साइलन नॉट इंटू K, इन दोनों को हटा करके हम क्या रखेंगे? एप्साइलन। ये देखो, एप्साइलन नॉट इंटू K की जगह हम क्या रख सकते हैं?
एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं ना, यही चीज़ मैंने रख दिया, तो ये भी फॉर्मूला आपका 100% सही है। और यहाँ पे हमारी आज की क्लास कंप्लीटली समाप्त होती है। यहाँ पर हमारी क्लासेस बिल्कुल कंप्लीटली समाप्त होती हैं। और अब इसको इरेज करके सारे चीज़ों को मैं एक बार तहा देता हूँ। तहाने का इट मीन्स सारी चीज़ों को हम एक जगह समेट कर रख देते हैं। एक बार मैं और लिखूंगा, इसके बाद उम्मीद करता हूं कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये है Q1 चार्ज, ये है Q2 चार्ज, यहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर क्या है, निर्वात है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर। आपने पढ़ लिया है ना फॉर्मूला, ठीक। फोर्स ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन इसी का दूसरा पहलू, मान लो कि दो आवेश हैं और इनका मान है Q1 तथा Q2, लेकिन बीच में है परावैद्युतांक। ये देखो परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक का मतलब होता है कैपिटल के आ गया, कैपिटल के आ गया। तो इस शर्त में हमने जस्ट अभी पढ़ाया था कि फोर्स ऑफ के इज इक्वल टू होता है, फोर्स ऑफ के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के। आगे बढ़ोगे तो Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये हमारी रही इक्वेशन नंबर 2 और ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो कि आप पढ़ चुके हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो कि आप पढ़ चुके हो। और इसी बात को यही रिलेशन हम अगेन लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ K इज इक्वल टू 1/4 पाई सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन, ये देखो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन, और बगल में वही जैसे पड़ा है Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इन्हीं बातों को हमने आज के क्लास में जाना था, कि जो एप्सिलॉन होता है ये एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मल्टीपल होता है। और यहाँ से परिभाषा क्या निकली थी, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसकी परिभाषा है, ये परावैद्युतांक की परिभाषा है। एक्चुअल में इसका बस अनुपात पढ़ दो तो किसका परिभाषा बन गया, अनुपात का एक परिभाषा बन गया, जो कि परावैद्युतांक की बन जाएगी डेफिनेशन। तो ये जो लैंग्वेज लिखा है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये परावैद्युतांक की एक परिभाषा है। सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा हम पढ़े थे कि फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू कैपिटल के। ये परावैद्युतांक की दूसरी परिभाषा थी, मतलब सेकंड डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेकंड डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो ये है। तो यही आज की क्लास में हमने पूरा समेटा है, यही हमने आज की क्लास में पढ़ा है। और आज की भी क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट। नहीं पढ़ेंगे तो घबराएंगे तो है ही, उसमें बिल्कुल कोई लाजमी नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो घबराएंगे। सबसे कॉम्प्लिकेशन पोर्शन ये था आज की क्लास का। सारी चीज़ों को बस आपको वेल मेंटेन्ड वे में लिखना है, तहा कर लिखना है, अच्छे से लिखना है, समझते चलना है। नो डाउट इस क्लास को 2 बार में पढ़ लीजिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। मिलते हैं फिर अगले क्लास पर। अगले क्लास से हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट होंगी एंड देन फाइनली बेसिक न्यूमेरिकल्स के साथ हम चीज़ें आगे बढ़ाते चलेंगे। मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। धन्यवाद आप सभी का।